हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विथ नितिन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल के माध्यम से आपको कंप्यूटर से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ मिलेंगी, जॉब से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ मिलेंगी। तो कंप्यूटर से जुड़ी हुई जानकारियाँ मतलब कैसे, जैसे बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कंप्यूटर इसमें आपको बताएंगे। प्रैक्टिकल थ्योरी प्रैक्टिकल की तरह चलेगा आपका। जैसे थ्योरिकल है, जैसे ये कंप्यूटर का परिचय है, कंप्यूटर का परिचय बताया, इंट्रोडक्शन दिया कंप्यूटर का। इसके बाद जैसे इनपुट आउटपुट के बारे में बताएंगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे। तो सभी कुछ बताने के साथ ही जो आपको रिटन में दिखाते हैं हम, जैसे रिटन में जो भी बताएंगे वो आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कंप्यूटर के परिचय से। तो आज का वीडियो है कंप्यूटर के परिचय पर। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर एक स्वचालित तथा निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा ग्रहण करता है तथा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के माध्यम से प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए डेटा को प्रोसेस, संग्रहित अथवा प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है, परंतु कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है। समानता दोनों का अर्थ ही सेम है, गणना करना। कंप्यूटर और कंप्यूट का अर्थ है गणना करना। ठीक है, कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के 8 अक्षरों से मिलकर बना है जिसका अलग अलग अर्थ है। जैसे कि सी से कंप्यूटर, ओ से ऑपरेटेड, एम से मशीन, पी से पर्टिकुलरली, यू से यूज्ड फॉर, टी से टेक्निकल, ई फॉर एजुकेशन और आर से रिसर्च। ठीक है, और एक कंप्यूटर में एक समस्या हुई थी 31 दिसंबर 1999। ये 31 दिसंबर 1999 की समस्या को Y2K प्रॉब्लम कहा जाता है। ये Y2K प्रॉब्लम क्या है? जब 31 दिसंबर की रात थी, यानी 12 बज रहा था 1999 में, 31 दिसंबर जब डेट चेंज होनी थी, यानी 1 जनवरी 2000 आना था, तब ये प्रॉब्लम हुई थी कि 1 जनवरी 2000 ना आके 1 जनवरी 1900 डेट हो गई थी, यानी 1 जनवरी 1900 हो गई थी। 100 साल पीछे चला गया था कंप्यूटर। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई थी, मतलब 100 साल पीछे कंप्यूटर चला जाना। समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। डेटा, जो हमारा डेटा बना हुआ था कि चल रहा था हमारा 1998 1999, और एकदम से एक डेट चेंज हुई तो आगे ना बढ़ने की जगह बैक हम लोग हो गए, पीछे हो गए। तो यानी 100 साल एकदम पीछे हो गए थे। ठीक है, तो ये Y2K प्रॉब्लम है। ये शायद किसी को पता हो, तो लगभग मेरे हिसाब से पता ही होनी चाहिए, जो पढ़ा रहे होते हैं या जिनको कंप्यूटर की नॉलेज होती है थोड़ी बहुत, तो ये पता होगा। तो ये मैंने आपको अपनी थोड़ी जानकारी दी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है, कि कंप्यूटर क्या है, किस तरह से वर्क करता है। तो कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है कि किस चीज़ को हम कंप्यूटर कहते हैं, किस तरह से बता सकते हैं कि ये कंप्यूटर है। तो देखिए, कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो रॉ डेटा को इनपुट की तरह लेकर उसे प्रोसेस करने के बाद उचित एवं यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को आउटपुट की तरह देता है। समझाते हैं, आपको डायग्राम के ज़रिए समझाते हैं। जैसे ये रॉ डेटा एज इनपुट लिखा हुआ है, ये प्रोसेस लिखा हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन आउटपुट लिखा हुआ है। ये इनपुट क्या है? इनपुट होता है जैसे हमने जो एक कीबोर्ड, माउस हो गया, CPU हो गया और मॉनिटर हो गया। तो जो इनपुट डिवाइस होती हैं वो CPU से पहले लगी होती है। CPU से पहले का मतलब क्या? जिनके द्वारा डेटा हम CPU तक पहुंचाते हैं। जैसे हो गया कीबोर्ड, हो गया माउस, हो गया। ठीक है, इनके द्वारा हम इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं प्रोसेसर यानी CPU में। ठीक है, अब CPU क्या करता है? इंफॉर्मेशन देता है हमें, यानी आउटपुट में वो पहुंचा देता है। जैसे मान लिया हमने A+B टाइप किया, तो A+B टाइप किया, इनपुट के द्वारा प्रोसेस हुआ, CPU में गया, किस में? मॉनिटर में। ठीक है, तो मॉनिटर क्या हो गया? आउटपुट हो गया। अब जैसे कोई प्रिंट दिया हमने, प्रिंट किससे किया हमने? इनपुट के द्वारा हमने उसको कमांड दी, कमांड किस पे आई? CPU में, यानी प्रोसेस हुआ। इसके बाद रिजल्ट क्या आया? हमारा आउटपुट देता है, यानी प्रिंटर हमारा प्रिंट निकाल लेता है। ठीक है, अब लेते हैं। मुख्य रूप से कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भाग है जिसे हम छूकर महसूस करते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, CPU हो गया, माउस हो गया, स्पीकर हो गया, मॉनिटर एंड ऑल। ठीक है,
हार्डवेयर को हम मुख्य 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से भागों में? इनपुट यूनिट, सिस्टम यूनिट, आउटपुट यूनिट। ठीक है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था, हार्डवेयर के बारे में बता दिया मैंने आपको, अब सॉफ्टवेयर के बारे में बताते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है तथा जिसे हम छू नहीं सकते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब सॉफ्टवेयर को मुख्य तौर पर निम्न भागों में विभाजित किया गया है: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये सारी जानकारी दूंगा मैं आपको धीरे धीरे करके। अब आते हैं कंप्यूटर की संरचना। कंप्यूटर की संरचना क्या है? कोई भी कंप्यूटर जो कि यूज़ किया जा रहा हो, उसकी मूल संरचना यानी बेसिक एनाटॉमी हमेशा एक ही तरह की होती है। किसी भी कंप्यूटर की संरचना में चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, नया हो, पुराना, संरचना एक ही तरह से होती है कि मतलब किस तरह से वर्क करता है। हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं। संरचना क्या होती है? एक उसमें कंट्रोल यूनिट होता है, एलयू होता है यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। सेकेंडरी मेमोरी होती, मेन मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस होता है। अब मैं पूरी डिटेल से आपको बताता हूँ। ये पूरा मैं बताऊँगा आपको, पढ़ के बताऊँगा। इसके बाद मैं आपको पूरा समझाऊँ। यहाँ इनपुट यूनिट के द्वारा रॉ डेटा को कंप्यूटर में प्रविष्ट कराया जाता है। इनपुट यूनिट मतलब माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया। यह इनपुट यूनिट के द्वारा रॉ डेटा को कंप्यूटर में प्रविष्ट किया जाता है। उसे रॉ डेटा को तथा उस रॉ डेटा को एलयू या अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के द्वारा प्रोसेस किया जाता है। वास्तव में एलयू ही सीपीयू का वह प्रमुख भाग है जो डेटा को प्रोसेस करता है, यानी सारी अंकगणितीय क्रियाएं यानी अर्थमेटिक कैलकुलेशन तथा तार्किक गणना यानी लॉजिकल कैलकुलेशन के लिए एलयू ही जिम्मेदार है। यानी एलयू के द्वारा अर्थमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन होती है। ठीक है। एलयू द्वारा डेटा ग्रहण करने के बाद उसे मेमोरी में उचित स्थान पर स्टोर कर दिया जाता है तथा आवश्यकता अनुसार मेमोरी में स्टोर डेटा को लेकर कंट्रोल यूनिट के निर्देशानुसार डेटा पर विभिन्न प्रोसेस किए जाते हैं तथा रिजल्ट को आउटपुट यूनिट को भेज दिया जाता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे क्या होता है। इनपुट डिवाइस है ये। ठीक है, ये सीपीयू है। सीपीयू में क्या क्या है? एलयू यानी अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, इंटरनल मेमोरी, ये सेकेंडरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट। इसके बाद सीपीयू से होके आउटपुट डिवाइस किया। इनपुट से हमने, जैसे इनपुट हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड से हमने एक प्लस दो किया। 1+2 इक्वल टू क्या आया? 3 आया। तो इसके लिए जो जिम्मेदार है वो कौन है? अर्थमेटिकल। ये अर्थमेटिकल जिम्मेदार है। देखिए यहाँ बताया क्या, अर्थमेटिकल लॉजिकल जो डेटा प्रोसेस है अर्थमेटिकल के तार्किक गणनाएं और लॉजिकल के लिए तार्किक गणनाओं के लिए लॉजिकल जिम्मेदार है। अंकगणित के लिए अर्थमेटिकल और तार्किक गणनाओं के लिए लॉजिकल कैलकुलेशन जिम्मेदार है। ठीक है। मेन और इंटरनल मेमोरी, एलयू एंड कंट्रोल यूनिट को मिलाकर सीपीयू कहा जाता है। मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी, एलयू और कंट्रोल यूनिट को मिलाकर सीपीयू कहा जाता है। ठीक है। सीपीयू किसको कहा जाता है? मेन और इंटरनल मेमोरी, एलयू एंड कंट्रोल यूनिट को मिलाकर सीपीयू कहा जाता है। ठीक। तथा इनपुट डिवाइस तथा आउटपुट डिवाइस को यूज़र से इंटरेक्ट करने के कार्य में यूज़ किया जाता है। यानी अगर यूज़र डायरेक्टली किसी से इंटरेक्ट होता है तो वो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता है यूज़र। ठीक है। वही आउटपुट के द्वारा कंप्यूटर प्रोसेस इंफॉर्मेशन को यूज़र तक पहुंचाता है। वही आउटपुट के द्वारा यानी डिस्प्ले के द्वारा कंप्यूटर प्रोसेस इंफॉर्मेशन यूज़र को दिखाता है। डिस्प्ले में कोई भी चीज़ आती है तो ये है हमारा सीपीयू के द्वारा पहुंचाया गया है डिस्प्ले में, और वो हमें प्रदर्शित कर रहा है यानी शो कर रहा है, तो वो डायरेक्ट हमसे अटैच्ड हो गया। इनपुट आउटपुट साधन क्या है? कंप्यूटर में यदि यूज़र का सीधा संबंध किसी चीज़ से होता है तो वह इनपुट आउटपुट डिवाइस है। अतः इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस का कंप्यूटर सिस्टम में एक महत्वपूर्ण स्थान है।
इनपुट आउटपुट साधन कंप्यूटर में यदि यूज़र का सीधा संबंध किसी चीज़ से होता है तो वह है इनपुट आउटपुट डिवाइस। अतः इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस का कंप्यूटर सिस्टम में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इनपुट डिवाइस के माध्यम से ही यूज़र कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेस करने के लिए रॉ डेटा को एंटर करवाता है तथा आउटपुट डिवाइस की मदद से वह यूज़फुल एंड प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है। इनपुट डिवाइस का कार्य यूज़र से यूज्ड रीडेबल फॉर्म में डेटा को ग्रहण करना है तथा उसके बाद यह डेटा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तथा सीपीयू आदि की मदद से कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट होकर प्रोसेस होते हैं तथा पुनः सीपीयू तथा सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में प्रोसेस हुए डेटा को यूज़र रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके मॉनिटर जैसी आउटपुट डिवाइस की मदद से उसे यूज़र के सामने प्रस्तुत करता है। अब सीपीयू क्या है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही वास्तव में किसी कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। इसे किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग भी कहा जाता है। अक्सर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को सीपीयू भी कहा जाता है। सिस्टम यूनिट को ही सीपीयू कहा जाता है। जो सिस्टम यूनिट होता है उसको ही सीपीयू कहा जाता है। कंप्यूटर में होने वाली सभी कार्य सीपीयू द्वारा ही कंट्रोल होते हैं, इसलिए इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। सीपीयू 3 महत्वपूर्ण भागों से मिलकर बना होता है। क्या क्या? मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, और बोल सकते हैं सेकेंडरी एसएसडी जिसको बोलते हैं, सेकेंडरी सिस्टम डिवाइस। मेमोरी यूनिट क्या है? प्रोसेस के लिए जो भी डेटा या प्रोग्राम कंप्यूटर में आते हैं उन सभी को मेन मेमोरी भी स्टोर करते हैं। इस मेमोरी यूनिट का महत्व इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि यदि मेमोरी यूनिट ना हो तो कंप्यूटर को दिया जाने वाला कोई भी डेटा तुरंत नष्ट हो जाएगा और प्रोसेस की प्रक्रिया रुक जाएगी। मेमोरी यूनिट को इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हम मोबाइल में कोई डेटा, जैसे पुराने कीपैड फ़ोन आते थे उसमें मेमोरी स्पेस नहीं होती थी। इससे मैं एक बार बताता हूँ मेमोरी यूनिट का। प्रोसेस के लिए जो भी डेटा या प्रोग्राम कंप्यूटर में आते हैं उन सभी को मेन मेमोरी ही स्टोर करती है। इस मेमोरी यूनिट का महत्व इसी बात से स्पष्ट होता है कि यदि मेमोरी यूनिट ना हो तो कंप्यूटर को दिया जाने वाला कोई भी डेटा तुरंत नष्ट हो जाएगा और प्रोसेस की प्रक्रिया रुक जाएगी। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो कीपैड वाले फ़ोन आते थे तो उनमें मेमोरी नहीं होती थी पहले, तो कुछ केबी शायद आई थिंक स्पेस होती थी, 1 केबी, 11 केबी, 15 केबी। तो उसमें कोई भी डेटा अगर हम भेजते थे, जैसे मान लिया 11 केबी की स्पेस है किसी मोबाइल में और उसमें हमने भेजा था, जैसे मान लिया 1-2 MB का गाना भेज देते थे तो उसमें नहीं आता था। तो ये मेमोरी यूनिट का काम होता है कि अगर मेमोरी उसमें है ही नहीं तो कोई भी डेटा उसमें स्टोर हो ही नहीं पाएगा। एक तरह से अपने ब्रेन से देख सकते हैं कि अगर किसी का ब्रेन काम करना बंद कर दे, ब्रेन मतलब मेमोरी काम करना बंद कर दे, मेमोरी ब्रेन स्टोर ना हो पाए कोई भी चीज़, जो भी हमसे बोला जा रहा, देखा जा रहा हमारे द्वारा, वो हमारे मेमोरी में, हमारे ब्रेन में एब्जॉर्ब ना हो तो ब्रेन डेड समझो। तो वही सिस्टम मेमोरी यूनिट का होता है कंप्यूटर में। ठीक है, कि कोई भी डेटा भेजते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप भेजते रहो वो नष्ट करता रहेगा, आप भेजते रहो वो नष्ट करता रहेगा। जब मेमोरी है ही नहीं तो वो स्टोर ही नहीं कर सकता, है ना। तो ये मेमोरी यूनिट हो गया। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसे संक्षेप में एलयू भी कहा जाता है, सीपीयू के लिए सभी प्रकार की अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना तथा भाग करना आदि, और लॉजिकल ऑपरेशन, जैसे लॉजिकल क्या है? जैसे दो संख्याओं, छोटी और बड़ी संख्याओं की तुलना करना, ये लॉजिकल है। अर्थमेटिकल जैसे गुणा, भाग, घटाना, जोड़, और लॉजिकल जैसे दो संख्याओं में पता करना कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, कौन सी समान है और कौन सी छोटी बड़ी है। ठीक है, तथा ये देखना कि संख्या बराबर है या नहीं, ये लॉजिकल का है। ये देखना कि संख्या बराबर है या नहीं, मतलब वही छोटी बड़ी वाला सिस्टम। अथवा उनमें कौन सी संख्या छोटी है अथवा बड़ी है कि जिम्मेदार होता है, इसलिए सारी क्रियाएं बाइनरी सिस्टम में होती हैं। इसमें सारी क्रियाएं बाइनरी सिस्टम में होती हैं। बाइनरी क्या है, आगे चल के बाइनरी के बारे में बताते हैं। ठीक है,
अब कंट्रोल यूनिट में आते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या है? कंट्रोल यूनिट का वह प्रमुख कार्य वास्तव में कंप्यूटर के विभिन्न अवयवों को कंट्रोल करना है। कंट्रोल यूनिट का काम जो है, ये कंप्यूटर के भागों पर नज़र रखता है, अतः ये सीपीयू का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है तथा इसका कार्य कंप्यूटर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए कंप्यूटर के सभी भागों में तालमेल बनाकर प्रोग्राम्स को ठीक प्रकार से एग्जीक्यूट करने के लिए यही यूनिट जिम्मेदार है। कंट्रोल यूनिट जिम्मेदार है कि कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा कहाँ मतलब कौन सी डेटा कहाँ पे रखनी है, किस डेटा को किस यूनिट में भेजना है, ये कंट्रोल यूनिट का काम है। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं कंप्यूटर के उपयोग, क्या क्या उपयोग हैं। तो ये सब बता के कोई फायदा नहीं है, मैं आपको सीधे सीधे पॉइंट पे ले चलता हूँ। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर का आजकल तो हर फील्ड में कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। तो कुछ फील्ड के नाम मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं, किस किस फील्ड में यूज़ हो रहे हैं। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, बैंकिंग एवं वित्त संस्थानों में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में और डेस्कटॉप पब्लिशिंग के क्षेत्र में। तो ये कंप्यूटर के जो उपयोग हैं विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में और भी क्षेत्रों में होते हैं। ठीक है, मतलब इस समय तो हर जगह कंप्यूटर का यूज़ होने लगा है। किसी बड़ी कंपनी में यूज़ हो रहा है, छोटे छोटे चीज़ों में यूज़ हो रहा है कंप्यूटर। हम लोग हाथ में लेके घूम रहे हैं कंप्यूटर, जिससे ये रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, ये है कंप्यूटर, है ना। तो हर चीज़ हर जगह कंप्यूटर से हम लोग घिर गए हैं एक तरह से। ठीक है, अब इसके लाभ और इसकी हानियों के बारे में बात करते हैं। तो पहले चलो आते हैं लाभ में। लाभ में क्या है, मतलब इतना ज़्यादा हम लोग इतना प्रभावित हैं कंप्यूटर के द्वारा कि आज कंप्यूटर का प्रयोग प्रत्येक क्षेत्र में है। बैंक, रेलवे, एयरपोर्ट, कंप्यूटर का लाभ आज प्रत्येक क्षेत्र में उठाया जा रहा है। वास्तव में देखा जाए तो कंप्यूटर में आज आधुनिक जीवन में महत्वपूर्ण क्रांति लाई है तथा और चीज़ों को सरल बना दिया है कंप्यूटर के आने से। जैसे क्या, किस किस वजह से सरल बन गया है, जैसे तीव्र गति होती है। अब जैसे मान लीजिए हमने 500 संख्याओं को मुझे जोड़ना है, तो 500 संख्याओं को जोड़ना तो हमें एक एक करके, जैसे हम लोग माइंड में करेंगे कि पहले मान लिया तीन अंकित 10 संख्याएँ हैं, अब उनको जोड़ना है तो पहले हम इकाई नंबर को उठाते हैं, फिर दहाई को उठाते हैं, जोड़ते हैं, फिर सैकड़े वाले को जोड़ते हैं। तो इस तरह से करके हमारा बहुत टाइम निकल जाता है। लेकिन कंप्यूटर में क्या होता है, तीव्र गति होती है। आप नंबर लिखिए एक्सेल में, जैसे एक्सेल में है नंबर लिखिए, 500 लाइन लिख दीजिए, 1000 लाइन लिख दीजिए, इसके बाद ऑटो सम कर दीजिए, काम खत्म। ऑटो सम हो गया, पूरा सम हो गया। मतलब 1 से 100 तक की जोड़, जैसे 1 से लेकर 100 तक का हमें जोड़ करना है तो हमें 1 + 2 + 3 + 4 नहीं करना पड़ेगा, सीधे हमने ऑटो सम कर दिया। डायरेक्ट पूरा 1 से लेकर 100 तक कितने नंबर्स होते हैं वो सारे आ जाएंगे इसमें। ठीक है, शुद्धता है। शुद्धता कैसे, जैसे मान लिया हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, 500 संख्याएँ, 1000 संख्या हैं, 1000 संख्या में अगर हम वर्बली करते हैं तो कोई ना कोई गलतियाँ होना तो लाजमी ही है कि गलतियाँ होंगी ही। लेकिन कंप्यूटर में क्या है, 500 संख्या हैं, उनको हमने जोड़ा या घटाया, कुछ भी किया तो एक्यूरेट आंसर आता है, कोई गलती का सवाल नहीं है। अगर कोई गलती होती है वो गलती होगी हमारे द्वारा, कि कोई संख्या कम लिखी है या प्लस की जगह माइनस किया है, तो ये गलती होगी हमारे द्वारा होगी। ठीक है, विशाल भंडारण क्षमता मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे हमारे 500 GB की, 1000 GB की फ़ाइल है, हम उसको किस तरह रख सकते हैं, तो कंप्यूटर में रख सकते हैं। पहले हम लोग एक फ़ाइल खरीदते थे, उसको फ़ाइल को बनाते थे, फिर रखते थे। अब उनमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आती थी, लेकिन इसमें क्या है, 1 TB की स्पेस है आपका, आप कुछ भी डालो इसमें, कितनी भी फाइलें सेव करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, स्मृति यानी याद करने की क्षमता कैसे, कंप्यूटर में कोई भी हो, एक कंट्रोल F का ऑप्शन होता है फाइंड का, किसी भी, जैसे मान लिया ऐसे सेव कर लिया, कंट्रोल फाइंड का ऑप्शन, बहुत बड़ी शीट बनी हुई है, कंट्रोल F करते हैं, उसमें एक जैसे मान लिया सीता लिखा हुआ है 1000 लाइन में, एक बार सीता लिखा, अब मैं सीता ढूंढना किस तरह ढूंढना, कंट्रोल F करेंगे, उस पर लिखते हैं सीता, पूरी जो डिटेल है वो ख़त्म हो जाएगी, सामने हमारी सीता लिख के आ जाएगा। तो ये है स्मृति। ठीक है, विविधता है, सुचालकता है, धन की भी बचत हो जाती है, इससे हमारा समय बहुत बचता है, जीवन स्तर में वृद्धि होती है। भाई काम जल्दी से होंगे तो हम दूसरे काम कर सकते हैं या कुछ भी कह लेते हैं।
ठीक है। उत्पादन में वृद्धि हो गई कंप्यूटर द्वारा। कंप्यूटर मतलब यही नहीं कि जो हम चलाएं कीबोर्ड और माउस के द्वारा। कंप्यूटर तो हर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना जो ऑटोमेटिक स्वचालित हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब एक विद्युत से स्वचालित हो सकती है, वही कंप्यूटर डिवाइस है, वही कंप्यूटर है। तो वो उत्पादकता में वृद्धि हो गई, जैसे बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उसके द्वारा उत्पाद हो रहा है कंपनियों में, औद्योगिक क्षेत्रों में, तो वो सब भी कंप्यूटर है। बातें वही चलिए अब आते हैं इसकी हानियाँ में। तो अब इसकी हानियाँ क्या हैं? हानियाँ ये है कि बहुत ज़्यादा निर्भरता हमारी कंप्यूटर पर होती जा रही है, ये हमारे लिए ही हानि है। असामाजिक कार्यों में वृद्धि हो रही है, खर्चों में वृद्धि है, बेरोज़गारों में वृद्धि है, अन्य हानियाँ हैं। अत्यधिक निर्भरता होती जा रही है, जैसे कि अब मान लिया हमें कोई भी काम करना होता है, जैसे हमें यहाँ से जाना है दिल्ली में नहीं, सॉरी मैं पास का बताता हूँ। जैसे मैं कानपुर में रहता हूँ, कानपुर में हमारे 2 किलोमीटर के अंदर या 5 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर कोई भी चीज़ है, अब मुझे उसकी जानकारी चाहिए तो हम क्या करते हैं, सीधे कंप्यूटर पे टाइप करते हैं, गूगल पे टाइप किया कि फ़लाना चीज़ कहाँ पर है, वो ऑटोमेटिक आ गया, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी सामान मंगाना हुआ, हमने टाइप किया और प्रोडक्ट हमारे घर पे है ना। तो ये अत्यधिक निर्भरता ही है, समझो एक तरह से काम चोर बनाते जा रही है ये कंप्यूटर हम लोग को, इलेक्ट्रॉनिक जो भी डिवाइस है। असामाजिक कार्यों में वृद्धि, जैसे असामाजिक कार्यों में वृद्धि में ये बोल सकते हैं जैसे कि फ्रॉड होते हैं और बैंक से पैसे निकल जाते हैं, फ्रॉड कर लेते हैं फ़ोन के द्वारा, बैंक OTP मांग के। तो और जैसे अश्लील वीडियो, अश्लील फ़ोटोज़, अश्लील ऑडियोज़, ये सब असामाजिक कार्य हैं। तो ये असामाजिक कार्यों में वृद्धि भी हो रही है। इसके बारे में खर्चों में वृद्धि हो रही है, जाहिर सी बात है, खर्चों में वृद्धि हो रही है। सिस्टम भी इतने महंगे हैं, ठीक है। हमें कहीं शॉपिंग करने जानी होती है तो पहले था कि हम मार्केट में जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, पसंद आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो चलो ठीक है आ जाते हैं घर। लेकिन अब क्या है, कंप्यूटर या लैपटॉप खोला, लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स हमारे सामने, हम उनको देख सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, वो हमारे घर पे आ गए। ये खर्चों में वृद्धि तो है। मेरा लेने का मन नहीं था लेकिन मैंने लिया, ये खर्चों में वृद्धि हो गई, ठीक है। एक नॉर्मल पीपल के लिए, जैसे हमारे लिए खुद के लिए, ठीक है। बेरोज़गारी में वृद्धि, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, 10 आदमी, जैसे किसी औद्योगिक क्षेत्र में 10 आदमी, 10 वर्कर लग रहे थे काम करने के लिए, अब वही एक मशीन 10 वर्कर का काम संभाल रही है, तो ये बेरोज़गारी में वृद्धि हो गई, ठीक। तो ये था हमारा कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी, कंप्यूटर का परिचय दिया हमने। अब नेक्स्ट में आते हैं हम कंप्यूटर का इतिहास। तो कंप्यूटर का इतिहास हम बताएंगे अब अपने आने वाले अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें और कमाते रहें। सबसे बड़ी चीज़ है पढ़ना, सीखना, कमाना, ठीक है। खुदा हाफिज़, बाय बाय। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कंप्यूटर का इतिहास। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, प्लीज़ सपोर्ट करें, सपोर्ट कर बनाए रहें। बहुत कुछ आपको इस चैनल पे मिलेगा। ये मेरा फर्स्ट स्टार्टअप है, पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बेटर से बेटर दे सकूँ अपने इन वीडियो में। अभी मैंने आपको जितना बताया है, इसके बाद जब इतिहास बताएंगे, फिर इतिहास जब बताएंगे, आगे आगे चल के आगे आगे चैप्टर पढ़ते जाएंगे, तो एक एक चीज़ बताने के साथ में आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे। जैसे मैंने CPU के बारे में आपको बताया, तो CPU के एक एक पार्ट्स को आपको बताएंगे कि किस पार्ट को क्या बोलते हैं, मॉनिटर क्या है, कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड में कितने कीज़ होती हैं, माउस किस तरह वर्क करता है, स्पीकर किस तरह वर्क करता है, सारी जानकारियाँ मिलेंगी आपको। तो धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ सब कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।